अच्छा, तो हमने अभी तक सिर्फ थोड़ा सा डिफाइन किया, थोड़ी सी सिग्निफिकेंस की कोशिश की कि इसको हम अंडरस्टैंड कर सकें कि एचआर जरूरी क्यों, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा है, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में 5 भी कहा जाता है, पोल का उसको पूरा, ठीक है। तो वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, कि आप प्लान करते हो, टीम तश्कील देते हो, फिर कोई देयर मस्ट बी समवन जो लीड करे, मोटिवेट करे, गाइड करे, और फिर एट द एंड आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो। साथ-साथ भी हम इवैल्यूएट ऑब्वियसली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन फंक्शंस को कहा जाता है कि ये मैनेजरियल लेवल के फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एचआरएम के फंक्शंस बताओ, या एचआरएम के ऑपरेटिव फंक्शंस बताओ, या एचआरएम का प्रोसेस बताओ, ठीक है। 3 चीजों का एक ही मतलब है। ये जो सामने वाली स्लाइड है ना, उसका आंसर एक ही है। कोई आपसे खाली सिंपली फंक्शंस ऑफ एचआरएम पूछे, कोई आपसे ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम पूछे, या कोई आपसे एचआरएम का प्रोसेस पूछे, ठीक है, तो उसका आंसर यही है, ठीक है। और इवन कोई आपसे ये पूछे कि एचआर की ड्यूटीज क्या होती हैं, ठीक है, या एचआर मैनेजर की क्या ड्यूटीज होती हैं, तो वो इन्हीं के गिर्द घूमती हैं, जो मैं भी आपके साथ प्रोसेस शेयर करने लगा हूं, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि हमारी पूरी बुक या इवन पूरा जो एचआर है ना, वो इस प्रोसेस के गिर्द घूमता है, ठीक है। और प्रोसेस हमेशा यही होता है कि पहला स्टेप होगा तो अगला स्टेप होगा, ठीक है। प्रोसेस इसी का नाम होता है ना, सिक्वेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये आपको प्रोसेस याद हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेमोराइज करना है, आप इसको अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको जब मैं कभी पूछूं आगे या आगे, क्योंकि हमारी पूरी बुक की जो स्ट्रक्चरिंग है वो इसी तरह है। हम एक चैप्टर प्लानिंग पे पढ़ेंगे, एक रिक्रूटमेंट पे, एक सिलेक्शन पे, ठीक है, इस तरह करते करते। अच्छा, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैं इन पे अभी थोड़ी-थोड़ी बात करूँगा, क्यों? क्योंकि प्लानिंग पे पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ना है, रिक्रूटमेंट पे हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, फिर ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी देखेंगे, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो अभी सिर्फ समझने के लिए मैं आपको हर फंक्शन का 1-1, 2-2 लाइनें सिर्फ समराइज़ करके बता दूँगा। तो एचआरएम प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम एचआर प्लानिंग, प्लानिंग से शुरू होता है, मनसूबाबंदी से, ठीक है? देन वी मूव टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट, ठीक है, क्या होती है मैं बताता हूँ। फिर हम सिलेक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये नॉर्मली साथ ही यूज हो रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग फंक्शंस हैं, या इन दोनों के बीच में फर्क है, ठीक है। तो फर्क हमें पता होना चाहिए, बीइंग दी एचआर स्टूडेंट या बीइंग दी एचआर प्रोफेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद देयर कम्स ओरिएंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग आ जाती है, ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कंपनसेशन है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर इज अ कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है। तो एचआर की जो ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं, जो प्रोसेस है, वो इसके गिर्द घूमता है। मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से शेयर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने एक बंदा हायर करना है, मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। हमारी वही बात है, 18-19 लोगों की एक टीम है, हमारी कंपनी है, हम मार्कर्स ही बनाते हैं, और मिसाल के तौर पे अब हमें एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए, ठीक है, जो मार्केटिंग कर सके, एडवर्टीजमेंट कर सके, प्रमोट कर सके हमारे मार्कर्स को, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम प्लान में ये देखेंगे हमें कितने बंदे चाहिए, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि आया एक वैकेंसी खाली है हमारे पास, 2 का बजट है, 3 का है, वो मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, क्या एजुकेशन हो, क्या एक्सपीरियंस हो, उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट से उसका अप्रूवल लेना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अभी हम सोच रहे हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल में प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन इट कम्स अंडर एचआर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे हमने तय कर लिया कि हाँ यार बंदे की जरूरत है, हमें रखना है, तो हम रिक्रूटमेंट की तरफ मूव करेंगे। हम क्या करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि आप अप्लाई करो, ठीक है। हम एड्स लगा सकते हैं, कहाँ का लगाएंगे वो ऑब्वियसली हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। फिर लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर अप्लाई जब करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद हम मुख्तलिफ टेस्ट, इंटरव्यू और वो सारा कुछ हम सिलेक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा कि हमें अगर लेट्स सपोज सारा कुछ ठीक हो गया, टेस्ट इंटरव्यू बंदा पसंद आ गया, 3-4 पसंद आए, उसमें से कुछ को ऑफर करेंगे, क्या पता एक आध एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, सैलरी निगोशिएशन वगैरह सारा कुछ करने के बाद, ठीक है, उसने सिलेक्शन हो गई, उसको हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि आप बंदे को, जो नया बंदा होता है या बंदी होती है, ठीक है, जो भी आप हायर कर रहे हो, आप उसे कंपनी के अंदर बुलाते हो और उसे इंट्रोड्यूस कराते हो, ठीक है। जैसे आप लोगों की ओरिएंटेशन हुई होगी, ठीक है, उस टाइम तो कोविड से पहले ऑब्वियसली आपका वो ओरिएंटेशन सेशन हुआ होगा, ठीक है, जिसमें बताया जाता है अटेंडेंस पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, डिसिप्लिन क्या है, कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, कौन से नहीं। तो एजुकेशन में ऐसे हो गया, ऑब्वियसली जॉब में आपको
वो कंपनी का विजिट कराते हैं, आपकी वर्क स्टेशन बताते हैं, एम्प्लॉय से मिलवाते हैं, ठीक है। वो सारा ओरिएंटेशन में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, उस बंदे को आइडियली जब वो ज्वाइन कर जाएगा, ओरिएंटेशन होगी, फिर ट्रेनिंग की बारी आती है, ताकि उसको थोड़ा बहुत ट्रेन किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि उसकी स्किल्स पॉलिश हो, उसका टैलेंट मजीद निखरे, ठीक है। तो इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हम अपग्रेड करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस की असेसमेंट भी हम करेंगे, ठीक है। क्यों? ताकि पता चले कि क्या वो कंपनी पे बोझ तो नहीं है, ठीक है। और ये देखने के लिए कि क्या वो गोल्स मीट कर रहा है या नहीं, ठीक है, क्या वो अपनी ड्यूटीज बखूबी अंजाम दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसमें प्रोबेशन पीरियड की भी इवैल्यूएशन होती है, फिर 6 माह बाद, साल बाद भी होती है। गवर्नमेंट इदारों में एसीआर इसी तरह होती है, ठीक है। तो इस तरह के परफॉर्मेंस अप्रेजल्स भी हम चेक करेंगे आगे जाके। फिर देन कम्स कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। हमने एम्प्लॉयज को जाहिर सी बात है तनख्वाहें देनी है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। और कैरियर डेवलपमेंट से मुराद क्या है, कि ऐसा नहीं है कि वो अगर आपकी कंपनी में एज असिस्टेंट आया है और 5-10 सालों बाद असिस्टेंट ही वापस जाए, ठीक है। ऑब्वियसली उसको आपने डेवलप करना है, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी है कि साथ साथ वो ग्रूम करे, पॉलिश हो, ठीक है। तो ये उसकी करियर डेवलपमेंट भी हमें साथ साथ करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बंदा रिसर्च एसोसिएट आता है, वो फिर उसके बाद एक खास टाइम पीरियड के बाद लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, ठीक है। इसी तरह कॉर्पोरेट इदारों में क्या होता है कि वो शायद इंटर्नी के तौर पे जाए, फिर वो शायद असिस्टेंट लेवल पे चला जाए, फिर ऑफिसर लेवल पे चला जाए, फिर वो शायद सीनियर ऑफिसर और मैनेजर, ठीक है। तो ये इसकी करियर डेवलपमेंट हो रही है। तो दिस इज हाउ एचआरएम प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। तो इज इट क्लियर? इसमें कोई मसला तो नहीं सीक्वेंस में? या कोई क्वेश्चन है इस प्रोसेस में तो आप पूछ सकते हैं। इस खामोशी को मैं हाँ समझूं या ना समझूं? सर क्लियर है, नो सर क्वेश्चन। नहीं है, क्लियर है सर, नो अच्छा, क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। वो जगाना जरूरी है, ठीक है। मुझे पता चले कि आखिर में 40 मिनट बाद मैं ही बैठा हूँ और बाकी सारे गायब हों। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस आप स्लाइड्स तो ऑब्वियसली मैंने शेयर कर भी दी हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस मैंने नहीं लगाया हुआ, प्रोसेस एक और तरीके से डला हुआ है, ठीक है। तो वो चाहे आप इस तरीके से देख लो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे सिक्वेंशियल ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इस पिक्चर को ऐड कर लिया। गूगल पे भी आपको इजिली अवेलेबल है, आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटिव फंक्शंस, एचआरएम प्रोसेस, फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ड्यूटीज ऑफ एचआर, ये सब का आंसर यही है, ठीक है। अच्छा, फिर बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एचआर के दो वर्जन्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं सॉफ्ट एचआरएम, एक को हम कहते हैं हार्ड एचआरएम, ठीक है। अब हार्ड से नाम से बाहर पता चल रहा है कि यार इसमें कोई हार्ड एलिमेंट, हार्श एलिमेंट होगा, ठीक है। तो पहले हार्ड एचआर होती थी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि डेवलप, ये आपको बताऊं, ये कोई एचआर इतना पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बड़ा एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, और अभी इसको बहुत ज्यादा तरक्की कह लो या एक पिजराई मिलना शुरू हुई है। लोग इसकी अहमियत को जानना शुरू हुए हैं। पहले लोग समझते थे यार फाइनेंस का भी बंदा एचआर कर लेता है, मार्केटिंग का भी कर लेता है। लेकिन जैसे मैंने आपको एक दो स्टोरी सुनाई ना, और इंशाल्लाह आगे भी सुनाता रहूंगा केस स्टडीज टाइप, तो वो आपको पता चलेगा कि यार ये कोई इतना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, ठीक है। तो फिर इसी तरह लोगों ने क्या किया, सॉफ्ट एचआरएम की तरफ मूव करना शुरू हुए और एचआर को प्रॉपर एक डिपार्टमेंट के तौर पे इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया, ठीक है। इवन अब ये कंपनीज के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट ही नहीं है, बल्कि एचआर के जो हमें मुख्तलिफ फंक्शंस पड़े हैं ना, ऐसी भी कंपनीज हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, एक्शन एड अभी रिसेंटली बंद हुई है, लेकिन उसमें क्या था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सेपरेट पूरा एक डिपार्टमेंट था, ठीक है। आपकी ओजीडीसीएल में पूरा एक फ्लोर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देख रहा है। उनका ओजीटीआई है, ऑयल एंड गैस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो खाली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक फंक्शन को देख रहा है, पूरा एक सेटअप। तो अंदाजा लगा लो कि एचआर में कितने फंक्शंस है और कितना अब इसको अहमियत मिलना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये इसकी अहमियत से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, हार्ड और सॉफ्ट एचआर में फर्क क्या है? हार्ड एचआरएम जो थी ना, वो टास्क ओरिएंटेड बहुत ज्यादा थी। टास्क ओरिएंटेड से मुराद क्या है कि यार हमें काम से गर्ज है, ठीक है। आकाश हो, आमना हो, सना हो, कासिम हो, वट एवर जो भी है, ठीक है, हुएवर, ठीक है। हम हमें इस चीज से गर्ज नहीं है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है कितना नहीं, वो मेरे कितने करीब है या नहीं। भाई काम करोगे तो टिकोगे, वरना मतलब मेरा आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट एचआरएम है ना, क्योंकि देखो हमने पहले बात की कि एचआरएम क्या है, लोगों को और उनके काम को मैनेज करना, तो हमने ऑब्वियसली लोगों के कंसर्न्स को सुनना है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि आप यू शुड बी अ पीपल ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ द टास्क। टास्क ओरिएंटेड हो, इसमें कोई शक नहीं है, हमने गोल्स अचीव करने हैं, टारगेट्स मीट करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को एक सॉफ्ट कॉर्नर दो,
ताकि लोग एक अपनायत फील कर सकें, अपने मसले आपके साथ शेयर कर सकें, ठीक है। मैं एक छोटी सी आपको अगेन एनएलसी की स्टोरी सुनाता हूँ। आई वाज हेड ऑफ इनफैक्ट 4 डिफरेंट सेक्शंस इन एनएलसी। वहाँ पे एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेक्शन था, करियर प्लेसमेंट सेल था, और इनकी जो ये थी रिसेप्शन सेल था, ठीक है। तो उसमें कुछ मेरे सबऑर्डिनेट्स भी थे, ठीक है। तो वन ऑफ माय सबऑर्डिनेट एक्चुअली अप्लाइड फॉर लीव, ठीक है। आपको पता है कि कुछ एम्प्लॉयज के पास 30 छुट्टियां होती हैं, कुछ के पास 40 छुट्टियां होती हैं, ठीक है। आप इससे जॉब करें, आपको भी कुछ ना कुछ छुट्टियों की इंटाइटलमेंट होगी जो आप छुट्टियां ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम अपने राइट पे भी, हमें वो राइट भी नहीं मिलता। हालांकि 40 छुट्टियां आपका राइट है, ठीक है, हक है, लेकिन वो लेने के लिए भी आपको पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सेम हैपेंड विद दैट माय सबऑर्डिनेट। उसने 2 छुट्टियों के लिए अप्लाई किया, और उसके कोई खानदान के अंदर शादी थी। तो मैंने उसकी छुट्टी अप्रूव कर दी, क्योंकि मैं मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में मैं उसका बॉस था और वो मेरा सबऑर्डिनेट था। मैंने उसकी अप्रूव कर दी। लेकिन जब वो एप्लीकेशन मेरे से, मतलब जो मेरा बॉस था, उस तक गई, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है प्रोसीजर थोड़े से लेंथी होते हैं। ये कासिम एग्री करेगा मेरे साथ इस मामले में, कि आप वहाँ पे 1-2 चेक्स नहीं होते, वहाँ बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं, ठीक है। वो फिर कहीं ऊपर से अप्रूव होती है, फिर वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो वो ऊपर जाके ना कि रिजेक्ट हो गई, मींस वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उस पे एक ऑब्जेक्शन लगा कि आपने एप्लीकेशन तो दी, यानी कि सबऑर्डिनेट को एड्रेस करके कहा गया, लेकिन आपने शादी का कार्ड अटैच नहीं किया साथ। तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यार उस बेचारे की छुट्टियां अकाउंट में पड़ी नहीं है, वो कोई आपसे मतलब अनड्यू फेवर नहीं मांग रहा, वो 2 छुट्टियां मांग रहा है जो उसने खानदान में शादी अटेंड करने के लिए जाना है। लेकिन उसकी ऑब्जेक्शन क्या लगा कि जब तक आप शादी का कार्ड साथ अटैच नहीं करोगे, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ स्टोरी सुनाने का आपका एक मकसद है कि यार हमें इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी एक वजह है कि शायद आप इस तरह करके अपनी एक पावर या एक डोमिनेंट फैक्टर तो आप किसी के ऊपर मतलब इम्पोज कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं भाई कितना पावरफुल हूँ। लेकिन एक चीज इसमें गलत है कि वो एम्प्लॉय जिसके साथ आप ऐसा करोगे, वो कभी भी अपनी फुल डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेगा। वो कहेगा यार मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, एफर्ट की, टाइम पे आता हूँ, टाइम पे जाता हूँ, काम करता हूँ, जो भी है एक बात है, ठीक है। सैलरी आल्दो मिल रही है, लेकिन स्टिल इस तरह के फैक्टर्स बहुत काउंट कर रहे होते हैं। तो आप उसकी वो जो एक है ना लॉयल्टी, वफादारी या कमिटमेंट, वो कभी गेन नहीं कर सकते अगर इस तरह करोगे। तो कहने का मकसद ये है, कभी भी आपको भी लाइफ में एचआर में जाओ या किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, इस तरह के इश्यूज हो तो टास्क ओरिएंटेड हो, नो डाउट, इसमें कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखो, पीपल ओरिएंटेड लाजमी हो। तो यही सॉफ्ट एचआर ने किया, ठीक है, कि उसने लोगों के मसलों को सुनना शुरू किया। अच्छा, फिर दूसरा इसमें एक पॉइंट है कि जो हार्ड एचआर थी उसमें हिरार्किकल स्ट्रक्चर था। हिरार्किकल मींस एक स्ट्रक्चर था कि ऊपर एक बॉस है, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट है, फिर सबऑर्डिनेट है, फिर सबऑर्डिनेट। आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट में। लेकिन सॉफ्ट एचआर में क्या हुआ कि नो डाउट स्ट्रक्चर तो है, ऑब्वियसली एक बॉस होता है, सबऑर्डिनेट होता है, बॉस का भी बॉस होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऐसा नहीं है कि आपका जो इमीडिएट बॉस है सिर्फ आप उससे ही इंटरेक्ट कर सकते हो, आप किसी और से भी नॉलेज शेयरिंग कर सकते हो, किसी और से भी हेल्प सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्ट एचआरएम में क्या हुआ, एक फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट आया, एक थोड़ी सी ना वो कह लो जो स्ट्रिक्टनेस थी उसको कम किया गया, ताकि एम्प्लॉयज खुश हों कम ऑफिस में आने। क्योंकि देखो आप दफ्तर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। घर में तो ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए आया और काम शाम किया और मतलब सो गए, लेकिन आप जो मेजर आपका एक दिन है, ठीक है, वो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेंड कर रहे हो। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही बात है मजा ना आए या इंटरेस्ट ना लो, तो आपने कुछ सीखा तो नहीं ना, या आपकी लाइफ में वही टेंशन ही चलती रही। तो आपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, ना कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करनी है, ठीक है। आप किसी रोज गूगल का देखना एक वीडियो, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी हो, कि उनका वर्किंग कल्चर कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। बीच में ही स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, बीच में ही उनको मेस की भी सहूलत है, बीच में ही गेमिंग भी है, सारा कुछ है। क्यों? क्योंकि देखो एम्प्लॉयज ही हैं जिन्होंने काम करना है। आप उनको अगर नहीं खुश रखोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास बजट ना हो फिर भी ये करो, ऑब्वियसली बजट को देखना है, लेकिन एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करो ताकि वो खुश होके काम करें। मैं एक छोटी सी रिसेंट एग्जांपल से 2 शेयर करता हूँ। आपको पता है कोविड-19 में बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को फारिग किया है, ठीक है। ये भी एचआर का ऑब्वियसली काम होता है, ठीक है, उनको टर्मिनेट करना, डाउनसाइजिंग करना। लेकिन कुछ कंपनीज ने जो बड़ी स्टैंड आउट हुई है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कोई बता सकता है कोई ऐसी अच्छी कंपनी की एग्जांपल जिसने कोई ऐसा स्टेप लिया हो जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो? निकाला तो सब नहीं है,
वो मेजोरिटी ऑफ कंपनीज ने निकाला है, या तो निकाला है लोगों को या तो कट्स लगाए हैं, यानी कि सैलरी रोक दी या आधी सैलरी दे दी। लेकिन कोई अच्छी एग्जांपल्स आपने कुछ सुनी है पाकिस्तान में इस तरह की? सर रिसेंटली अभी एक जो है चल रही है और पीएसी जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उन्होंने ये किया हुआ है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के लिए कि जिन लोगों ने लास्ट 3 मंथ्स में जबकि वो घरों पे जो है ना उनको बिठाया गया है और वो ज़रूरत पड़ने पे आते रहे हैं ऑफिस, तो उनके लिए ये एक अनाउंसमेंट की है कि वो बेसिक पे एक जो है वो उनको दे रहे हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी गुड, एफर्ट है कि जो है बिल्कुल ना सही, वो उसके लिए बिल्कुल सही। अब देखो जैसे कासिम ने एग्जांपल दी, या मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। होता क्या है कि आप जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो ना, ठीक है, और आप कोई ऐसी एग्जांपल सेट कर दो, तो आपकी जो गुडविल है ना, जिसको हम कहते हैं रेप्यूट, देखो, कोई भी कंपनी अगर चार्ज करती है ना, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी तो होती है, लेकिन उसका जो टैग होता है ना, रेप्यूट, आप अक्सर सुनते हो कि अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना, अच्छे इदारे में काम करने का एक टैग होता है, यानी कि जो गुडविल होती है, ठीक है। तो वो बनती कैसे है? अच्छे काम करने से ही, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कुछ कंपनीज ने इस टाइम को इतना बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया है ना, खास तौर पे उनके एचआर डिपार्टमेंट ने। मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ। एसएनपी ग्लोबल एक कंपनी है, ये ब्लू एरिया में, ठीक है। आप में से शायद कोई जानता भी हो, या किसी का दोस्त यार उधर काम भी करता हो। उन्होंने एक एग्जांपल सेट की है बड़ा छोटा सेट, लेकिन एक बड़ा स्टैंड आउट हुआ कि उन्होंने अपने तमाम एम्प्लॉयज को, ठीक है, सैनिटाइजर दिया, सोप दिया, ठीक है, टॉवल्स वगैरह दिए, शैम्पू वगैरह दिया, जो बेसिक नेसेसिटीज थी, लाइक शुगर कह लो, टी कह लो, ठीक है, मास्क, ठीक है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने एक किट दी अपने एम्प्लॉयज। अब उनके एम्प्लॉयज ने क्या किया? लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, आई होप आप में से बहुत सारे लोग शायद वहां पे हों, अगर नहीं है तो लाजमी उस पर अकाउंट बनाना। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर्स एज वेल एज फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है। लोग पोस्ट कर रहे हैं कि यार थैंक यू एसएनपी ग्लोबल, आई रियली लव टू वर्क हियर, ठीक है। इससे क्या होता है? उस कंपनी का जो एक टैग है उसमें मजीद इजाफा होता है, उसकी ऑब्वियसली जो उसकी रैंकिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है। लोग ड्रीम करने लग जाते हैं कि ऐसी कंपनीज में हम काम करें, जाएं, ठीक है। इसी तरह नेस्ले, पीएनजी वगैरह ने भी इसी तरह किया। एक छोटी सी और एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये अल्लाह माफिदी जो कराची में वो हुआ था, जहाज का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। आपको पता है उसमें दो लोग बचे थे, एक एक आम कोई शहरी था, और एक दूसरा भी शहरी, मतलब दोनों थे तो मतलब शहरी, लेकिन उसमें एक बंदा था बैंक ऑफ पंजाब का जो चेयरमैन है, आपने सुना होगा, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता कि देखो, जिसकी लिखी है ऑब्वियसली उसकी लिखी हुई है, जिसकी जिंदगी लिखी थी वो बच गया, जिसकी मौत लिखी थी वो 1 मिनट पहले ही अपने अजीजों अकारिब से मिलने से पहले वफात पा गया। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुई वो ये था कि जो चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ पंजाब था, उसने अपने एम्प्लॉयज को इस कोविड-19, इस खास मतलब कह लो टाइम पीरियड में भी बोनसेस दिए हैं, और शायद उसको किसी ना किसी की दुआ लग गई, ठीक है। अगेन वो अल्लाह बेहतर जानता है, अमाल का दारोमदार नियतों पे है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जब एग्जांपल सेट होती है ना एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा कुछ एचआर का ही काम है, बोनसेस देना ना देना, ठीक है। तो आप स्टैंड आउट कर जाते हो बाकी लोगों से। अब कोई भी है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है, जब वो ये सुनेगा कि यार देख बैंक ऑफ पंजाब ने ये स्टेप लिया इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी, चाहे वो मार्केटिंग पर्पस के लिए ही हो, अपनी प्रमोशन के लिए ही हो, अगर वो वाकई हुआ है, तो देखो एक उसको रैंकिंग में तो इम्प्रूवमेंट आ गई ना। तो आपने इसी तरह के स्टेप्स लेने होते हैं कि लोगों को, ठीक है, अगर बजट नहीं है तो आप, लाजमी नहीं है कि निकाल दो, आप उनको अनपेड लीव्स पे भी तो भेज सकते हो ना, कि जब हालात ठीक हो जाए तब आ जाना। और बहुत सारी कंपनीज ने ये भी किया है, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यार आप, हाँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा फिर आप किसी जगह पे जाके सोच सकते हो। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हमेशा जब निकाले जाते हैं ना लोग, वो नीचे वाला तबका होता है, जो माली होगा, जो ऑफिस बॉय होगा, जो अटेंडेंट होगा, ठीक है, जिनके हार्डली को 10-15 हजार 20 हजार तनख्वाह होती है, इससे ज्यादा उनको कौन देता है, ठीक है। आप क्यों ना एक काम करो ना, कि आप एक कह लो जो मतलब ऊंची सीट पे बंदा है उसको निकालो, उसकी तनख्वाह में 15 लोग और पूरे हो जाते हैं। तो एक बंदे की तनख्वाह और 15 लोगों की तनख्वाह तकरीबन बराबर होती है, एक बड़े बंदे की और छोटे, ठीक है। छोटे बंदे बेचारे ऑलरेडी 15 हजार ले रहे हैं यार, ठीक है। तो इन चीजों को सोचने की जरूरत है,
और जब भी आप कभी एचआर में आपको मौका मिले तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स, ठीक है, ये सॉफ्ट कॉर्नर मेंटेन करो, ठीक है, ताकि हम लोगों को फैसिलिटेट करें ना कि उनके लिए अजाब बने। तो इज इट ओके, सॉफ्ट एचआर और हार्ड एचआर का फर्क समझ आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, ठीक हो ठीक हो गया। अच्छा तो हमारे पास भी पता नहीं कितना टाइम है, हम एक लास्ट हेड आज का कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप, ये सेशन जब भी खत्म होगा हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम बाकी पढ़ लेंगे, क्योंकि इट्स इंट्रोडक्टरी क्लास, मैंने भी कोई डेप्थ में उस तरह नहीं गया, लेकिन वही बात है, थोड़ी सी स्टोरी सुना के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करके आपको सिर्फ एक बेस बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी एचआर की समझ आए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स के करंट टाइम पीरियड में, ये जो मौजूदा दौर है, इसमें एचआर को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, ठीक है, ये आपकी स्लाइड्स में भी आगे हैं, सॉरी आगे नहीं कर सका, ये एचआर एक्टिविटीज हैं, वही जो फंक्शंस हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डिफरेंट चैलेंजेस, ठीक है, ये कुछ लिखे भी हुए हैं, ठीक है, मैं कुछ ये बता दूंगा, कुछ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे है, कुछ डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है, तो मिक्स करके, ठीक है, ये आप बाद में स्लाइड्स देख भी सकते हैं। Now we are coming towards different challenges which are being faced to HR department of modern eras in any organization, ठीक है, जैसे आपके ख्याल में कुछ तरह के challenges हैं, क्या क्या मसला आ सकता है या इशू आ सकता है इन दिनों एचआर को, सिर्फ कोविड में ही नहीं, मतलब 2020 कह लो, 2021 कह दो, आने वाले वक्तों। अच्छा नहीं बोलोगे तो मैं नाम लेके फिर रैंडमली कॉल कर दूंगा, आपकी मर्जी है। अच्छा सर फरहान सोच रहा हूँ मैं तो है, नहीं चैन में कुछ आ रहा है ऐसा। चलो कोई बात नहीं, देखो अगेन वॉलंटियर बेसिस पे है ना, तो कोई इशू नहीं। फरहान आप कुछ ऐड करना चाहोगे कि आपको लगता है कि जो थोड़ी बहुत हमें हमारी भी अंडरस्टैंडिंग हुई कि एचआर डिपार्टमेंट को क्या क्या मसला हो सकता है, ड्यूटीज तो मैं शेयर कर चुका हूँ ना आपसे। फरहान अमजद। जी सर। सर मेरे ख्याल से अगर फर्ज करें कि डिपार्टमेंट को किसी बंदे को हायर करना है अभी इस सिनेरियो में, तो उसके पास इतना बजट नहीं होगा ताकि वो उसको उसकी क्या नाम है पोस्ट के मुताबिक उसको पे कर सके, तो वो एचआर के लिए ये प्रॉब्लम फेस हो सकता है कि वो उसको कम सैलरी में अपने अपॉइंट करने पे आमादा कर सके। ठीक, और फरहान ने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया, लेकिन एक चीज बताऊं फरहान, हमारे मुल्क में या कह लो सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात कर लो, आपको पता है चप्पे चप्पे पे यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही है ना, हर यूनिवर्सिटी कोई भी डिग्री है, वो इंजीनियरिंग की है, वो खासतौर पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हर यूनिवर्सिटी करा रही है, बीबीए एमबीए कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें नहीं हो रहा, एक बात है, ठीक है, एडिट भी करा रही है जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, ठीक है, तो कहने का मकसद है हर यूनिवर्सिटी करा रही है। अब अंदाजा लगाओ, हर 4 माह बाद, एक सेमेस्टर 4 माह का ही होता है नॉर्मली, कितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, ठीक है, और आपको बताऊं एचआर इस चीज का हमेशा फायदा उठाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पोजीशन है, मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, अगर मेरे पास एक पोस्ट है तो पता नहीं कितनी दुनिया उसमें अप्लाई करना शुरू कर देगी, और क्या होगा अगर लेट्स सपोज कासिम नहीं आमादा होता, कासिम कहता है कि मैं 70K लूंगा, 60K लूंगा, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो शायद उसके पीछे आमना खड़ी हो, वो कहे कि यार सर जी मैं तो 50K पे राजी हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, आमना के पीछे क्या पता आकाश खड़ो, वो कहे 50 को छोड़े सर मैं तो आपको 30K में, ये आलम है हमारे हाँ बेरोजगारी का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो ऐसा ही हो रहा है क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हमारे है। यहाँ जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इशू बन रहा है वो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो बंदा हायर करेगा एमबीए का या इस तरह का परमानेंट पोस्ट पे, तो उसको वो पे करेंगे तकरीबन 40,000 या जितनी भी है उतनी जो है ना वो उनको पे करेंगे, परमानेंट पोस्ट देंगे। तो वो क्यों एक ऐसा बंदे को हायर करे कि उनको 40 दे, जबकि उनके पास अवेलेबल 10,000 या ऐसे ही 15,000 ऐसे पे ही ऐसे इंटर्नशिप ही के लिए 6 महीने के लिए बंदा मौजूद हो। 6 ऐसे ही महीने के लिए वो हायर कर देता है, 5 महीने पूरे हों, अगले जो है ना काफ़ी लोग अवेलेबल होते हैं जो कि फिर 15,000 जो है ना उसी पे अवेलेबल हों। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से जो है ना, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो डिग्रीज और उसकी जो है ना वैल्यू भी वो कम हुई है, और डिस्क्रिमिनेशन भी मतलब एक्सप्लॉयटेशन मैं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना हो रही है।
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर में तो वो तो अपने फायदे और प्रॉफिट का सोचेगी कि जितनी कॉस्ट कम हो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है। दूसरी बात ये है कि टैलेंट भी बहुत ज़्यादा जब हो तो फिर उसमें सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट भी है जो है वो भी मसला बन जाती है एचआर के अच्छा, लिए। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कासिम, आपका बिल्कुल पहला पॉइंट मैं एग्री करता हूँ, दूसरा से भी सम एक्सटेंड एग्री करता हूँ, लेकिन एक और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यार अगर 1000 बंदा अप्लाई कर रहा है ना, यकीन मानो हार्डली कोई 10 से 20 ऐसे लोग होंगे जो वाकई शायद आपको शॉर्ट लिस्टिंग में, मतलब आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करें। शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आगे जाके जो मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे ना, अगर 1000 में से सिर्फ 10-20 लोग आपको अपील कर रहे हैं इन शॉर्ट लिस्टिंग या सीवी की कह लो बात, ठीक है, उसमें जब आप कुछ टेस्ट करवाओगे, इंटरव्यू लोगे, प्रेजेंटेशंस करवाओगे, आजकल बड़े डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, बंदे को साइकेट्रिस्ट बैठा हुआ होता है, ठीक है, वो कितनी स्टेजें क्लियर कर लेगा। एक बात कर रहा हूँ, आपके पास रह वही दो तीन ही जाने हैं आखिर में, ठीक है, तो टैलेंट अनफॉर्चुनेटली उतना भी नहीं है जितना होना चाहिए। सर मैं सर सीरियसली उसकी आपको, मैं जो मेरा ख्याल है उसकी रीज़न भी यही है कि मैं अगर एक जगह पे मैं अप्लाई जॉब के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं जो मैं खुद जब कर रहा था जब मेरी जॉब नहीं हुई तो उससे पहले जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैं दिन में मैं लिटरली बता दूँ कि जो है ना 20 से 25 अप्लाई मैं कर रहा था मुख्तलिफ पोस्टों के लिए, ठीक है। तो अगर इतने सारे लोग हैं और वो हर जगह पे मुख्तलिफ पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनका जो है वो प्रिपरेशन उनकी नहीं होती। ऐसे ही अगर जो है ना आपके पास जो है ना पोस्टें थोड़ी हैं, थोड़ी जगहों पे आपने अप्लाई किया हुआ तो उसके लिए आप बेस्ट प्रिपेयर होते हो तो आप स्टेजेस भी क्लियर कर पाते हो। हमारे यहाँ ऐसे लोग जो है ना आए हुए हैं, मैं चूँकि एचआर में हूँ, हमारे पास पीएचडी के लोग भी जो है ना आए हुए हैं, लेकिन उनकी इंटरव्यूज़ में या उनकी जो दूसरी सिलेक्शन या जो चेकिंग क्राइटेरिया थी उसमें जब हमने उनको देखा है तो वो बिल्कुल मतलब उस तरीके से उनके टैलेंट को शो नहीं कर रही थी। हमें जो है क्या हम हैरान हो गए कि यार ये पीएचडी लेवल का बंदा है और इनकी जो है ना परफॉर्मेंस उसमें जो है ना वो इस लेवल की है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए जो है ना बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। उनको जो है ना ये मेंटली सैटिस्फैक्शन ही नहीं थी कि यार मैं यहाँ पे अप्लाई तो मैंने किया हुआ है, लेकिन क्या मैं जो है ना सिलेक्शन के लिए उस पे पूरा उतरूँगा या नहीं होऊँगा? हमेशा ये एक परसेप्शन रही है कि नहीं यार ये तो यहाँ तो पहले से ही बंदे हो चुके हैं। ये तो ऐवें ही जो है ना फॉर्मेलिटी जो है ना चल रही होती है। तो अगर जो है ना एक कैंडिडेट के ज़हन में ये चीज़ होती है तो वो उसके लिए प्रिपरेशन और वो चीज़ वो नहीं कर रहे होते। ठीक है? तो बिल्कुल सही, ये भी एक बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा इश्यू बिल्कुल आ सही। रहा है। मैं इंशाल्लाह आपसे ना मेरा ये वादा है आपसे कि हमारा जो लास्ट सेशन होगा या सेकंड लास्ट होगा ना, मैं उसमें आपको क्योंकि मैं एचआर में रहा हूँ, और देखो हम सबसे बड़ी बात है कि डिग्री तो कर लेते हैं लेकिन हम 3 चीज़ों में मार खाते हैं। ना हमें सीवी राइटिंग की टिप्स पता होती हैं कि किस बेस पे सीवी शॉर्टलिस्ट होती है, ठीक है, ना हमें इंटरव्यू की टिप्स होती हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जो अट्रैक्ट करती हैं रिक्रूटर को या एचआर पर्सन को, और ना हमें कवर लेटर का कुछ पता होता है, ठीक है, और ना हमें जॉब सर्च पोर्टल्स पता होते हैं कि अप्लाई करना किधर है, ठीक है। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम सेकंड लास्ट या कोई ऐसा एक वो वर्कशॉप टाइप रख लेंगे ऑनलाइन ही, ठीक है। उससे ये होगा कि इंशाल्लाह मेरी मतलब पर्सनल वो एक है इंट्यूशन कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लोगों को वो शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो जाएगी जब वो इंटरव्यूज के लिए जाएंगे इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट वहां से भी कुछ ना कुछ सीखेंगे और कहीं ना कहीं इंशाल्लाह लग भी जाएंगे, वो अल्लाह करेगा, ठीक है। तो ये हम मार्ज यहाँ पे बहुत बड़ी खाते हैं कि हम डिग्रीज भी कब करवा देते हैं, हम उनको ये भी बता देते हैं कि मैस्लो ने ये कहा था, आर्मस्ट्रांग ने ये कहा था, लेकिन हम उनको प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स है ना उसमें कभी भी काउंसलिंग नहीं करते कि यार सीवी कैसे बनानी है, इंटरव्यू में जाके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ड्रेसिंग कैसे करके जानी है, उस कंपनी के बारे में कुछ पढ़ के जाना है ये नहीं पढ़ के जाना, उससे काउंटर क्वेश्चंस क्या पूछने हैं। तो इंशाल्लाह हम उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे ताकि अल्लाह करे किसी न किसी की जॉब इस थ्रू हो जाए। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे इस कोर्स की, ठीक है। जी अमाद, आपका ज़रूर। हाथ काफी देर से खड़ा है। सर करप्शन भी इसकी वजह से सकती है। करप्शन को क्या हुआ? सर आ रही बात? जी आवाज आ रही है मैंने आपकी? क्या करप्शन भी इसकी वजह हो सकती है कि सर मैं कह किसकी? रहा हूँ करप्शन भी इसकी वजह हो सकती है। नहीं, ये किसकी जो वजह? चैलेंजेस हैं आप कह रहे हैं हाँ, करप्शन भी सर, एक, ये जो हाँ बिल्कुल ऐसी, एचआरएम के बिल्कुल बिल्कुल ऐसी करप्शन, है। लेकिन करप्शन से ज़्यादा नेपोटिज्म हो सकती है। हाँ, नेपोटिज्म भी है, ठीक है, ये नेपोटिज्म तो हमारी वही बात है, नस नस में इस तरह घुसा हुआ है।
इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। अभी तो खैर हमारे पास 3 मिनट रह गए। मैं एक चैलेंज डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह बाकी चैलेंजेस हम कल के सेशन में कर लेंगे। वो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैलेंज। ऐसा नहीं है कि जो मैं 4-5 बताऊंगा बस यही है। ऑब्वियसली ये अमाद ने अच्छा पॉइंट बताया, कासिम ने अच्छा बताया, फरहान ने अच्छा बताया, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हम कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक हम आज कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल। जो फोरमोस्ट चैलेंज है वो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है एचआर को। उसकी एक वजह है, देखो आप पहले देखते होगे कि आपकी अटेंडेंस जो होती थी वो रजिस्टर्स पे मेंटेन होती थी, ठीक है। और इवन सरकारी इदारों में अभी भी बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे या प्राइवेट इदारे हैं जहाँ अभी भी रजिस्टर मेंटेन होते हैं, ठीक है। वो जो खातों वाला सिस्टम होता है, ठीक है, या पेपर वर्क पे बहुत ज्यादा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ क्या कि लोग बायोमेट्रिक डिवाइसेस पे चले गए, ठीक है। और अगर कोई कंपनी बायोमेट्रिक पे शायद अगर नहीं जाती तो वो इट मींस कि उसका एचआर वीक है, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे इवन आपकी कंपनसेशन लिंक हो गई है बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ, वो टाइम इन टाइम आउट नोट कर लेती है, ठीक है। और ये भी बीच में नोट कर लेती है कि किस टाइम वो बाहर गया था और कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो वो आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नोट करती है कि कितने टाइम पीरियड एक दिन कंपनी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, अपने ऑफिस में। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी कट्स लगते हैं या उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपनसेशन रिलीज होती है, ठीक है। तो अब एचआर बहुत एडवांस हो गया। अगर आप ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं लाओगे, ठीक है, तो आप पीछे रह जाओगे। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, रिफा ने अगर सीएमएस लाया, मौलिम लाया, सैप लाया, जूम का आइडिया लाया, जितने भी इस तरह के थे, जूम आल्दो रिफा का तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो एक बैकअप ऑप्शन तो था, या एमएस टीम्स, ठीक है। तो इन सब को लाने का एक मकसद था कि गैप ना आए और चीजें चलती रहें। अगर ये ना होता और सारे भी मतलब वही बात है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड ना होते तो आपका भी ज़िया हो रहा होता, रिफा का भी हो रहा होता, एक बैड वर्ड ऑफ माउथ भी जनरेट हो रहा होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज मस्ट। फिर इसी तरह आपको पता है कि एक्सेल और वर्ड नो डाउट उसकी एक अपनी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन आजकल कंपनीज उससे बहुत आगे जा चुकी हैं। एचआरआईएस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, सैप आ गया, ईआरपीज हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में बुक कीपिंग है, पीस ट्री है, ठीक है, मार्केटिंग के अपने सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को अगर इनकॉर्पोरेट नहीं करो, ऐसा नहीं है सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। हर रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जो भी एक रेलिवेंट सॉफ्टवेयर है, इट मस्ट बी वो अपडेटेड होना चाहिए, ताकि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को, डाटा को मेंटेन कर सको और वहां पे एरर्स के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट एक्सेल पे भी बन जाता है, लेकिन फिर वो डिलीवर तो आपको फ्यूरी के जरिए होता है, सैप के जरिए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज मस्ट। तो हमारे पास 1 मिनट से कम है, इंशाल्लाह मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी मुझे अच्छा लगा, आप लोग माशाल्लाह पार्टिसिपेटिव हो, पार्टिसिपेट भी करते हो, सुनते भी हो। कोई बात नहीं करनी मेरे से। सर बातें तो बहुत करेंगे आपसे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है। हम सोचते रहते हैं, फिर आप समझते हैं हम चुप हो गए हैं बस। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। हम वो असल में सोच रहे होते हैं सर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। वो असल में मुझे ये है कि वो इट शुड बी अ टू वे, ताकि बोरिंग ना हो ना वो, ताकि आप भी जागते रहो, मैं भी जागता रहूं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे अच्छा लगा आज का सेशन। इंशाल्लाह कल हम 11:15 मिलते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह वो सना ये ले लेना, इनके वो स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, फिर मैं ये इसको एंड कर रहा हूँ। खुश रहो, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर।